नमस्कार, मैं हूँ काव्या सेदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर YESS ऐप टाइप कीजिए। जैसे ही वो आपको दिखाई दे, इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवेल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप YESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सेदानी। अरे एम बोले तो तुम्हें आज मुन्ना भाई MBBS कहाँ से याद आ गए? अच्छी फिल्म है ना, लेकिन अरे आई लव द फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म। एक्चुअली मैं मुन्ना भाई का गाना जरूर गुनगुना रहा था, लेकिन एक बात बोलने की है। क्या? यही कि मुन्ना भाई की तरह बिंदास अपने मन की बात को बोलना कितना जरूरी होता है। होता है कि नहीं ये माँ? हाँ वो तो है, बहुत जरूरी है। पर मुझे लगता है कि कभी कभी शायद अपने मन की बात सबके सामने बोलना हम लड़कियों के लिए ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। शायद तुम लड़कों के लिए इट्स ईजियर, बट हमको खुल के बोलने की इतनी आज़ादी कभी एक्चुअली मिली नहीं। पर ये भी सच है कि ज़माना तो बदल रहा है। अब सुनो इन नौजवानों के प्रश्न और फिर उस पर चर्चा करते हैं। हेलो DIY यूथ स्किल, मैं कुंदन कुमार मधुबनी ज़िले से और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं और मैं आज आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हम वनों की कटाई को कैसे रोक सकते हैं। धन्यवाद। कुंदन जी, आप देश और दुनिया के वन की कटाई तब बंद करवाएंगे जब आप और करोड़ों युवा लोगों को प्रेरित कर पाएंगे कि वन ग्रह के फेफड़े हैं, लंग्स। और हम जानते हैं कि क्या होता है जब हमारे फेफड़े काम नहीं करते। या फिर आप सस्ता, टिकाऊ, ट्री फ्री पेपर यानी पेड़ मुक्त कागज का आविष्कार करें ताकि हम लोग पेड़ की कटाई कम कर दें। वेरी नाइस। हाय DIY यूथ स्किल, मैं पल्लवी कक्षा 11वीं की छात्रा मधुबनी से आज आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि हम जो टीवी चैनल पे समाचार देखते हैं वो सही है या नहीं, उनकी पुष्टि कैसे की जाती है? पल्लवी, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। मेरे राय में आप एक आर्टिकल या एक न्यूज़पेपर या वेबसाइट नहीं, 5-6 अलग अलग सोर्सेज से अपनी इंफॉर्मेशन लीजिए और पूरी तरह से सच को जान लीजिए। जितनी आपकी जानकारी गहरी होगी, उतनी ही गहरी आपके शब्द और ओपिनियंस होंगे। याद रहे, लाइफ में आपको अपने सवालों के जवाब अपने भीतर ही मिल जाएंगे, आपको बस सुनना है। तो चलिए इसी बात पे हम सुनते हैं आज के सवालों के सिलसिले। आपका पहला सवाल, अपनी बात कहना क्यों जरूरी है? अपनी बात कहने के लिए आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? क्या सिर्फ ऑनलाइन किसी चीज के बारे में जानकारी जुटाने को रिसर्च कह सकते हैं? जो भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्या वो सब कुछ सच होता है?
लड़कियां, लड़के, महिलाएं और पुरुष गुड न्यूज से संबंधित कौन से उद्यम शुरू कर सकते हैं जो पर्याप्त नहीं है? इस उद्यम को स्थापित करने के लिए आपको किन चीजों को ध्यान में रखना होगा? महिला पत्रकारों को मिलने पर कहानी की लड़कियों ने उनसे क्या कौशल सीखे? तो थे ये आज के हमारे सवालों के सिलसिले। आप अपने जवाब स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं या यस ऐप आपके स्मार्टफोन पे डाउनलोड करके आप हमें उसके द्वारा भी जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवल। तो देर किस बात की है, जवाब दीजिए, नॉवल जीतिए। काबिल, मेरे हिसाब से हर वो इंसान जो बिजनेस करता है या अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, इस बात के इंपॉर्टेंस को समझता है कि अपने मन की बात कहना कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल। हम अपने शब्दों और आवाज से तो अपनी सोच को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी मंच पर खड़े होकर स्पीच देना हो, स्कूल में ओरल एग्जाम देना हो या फिर जॉब का इंटरव्यू। हमारी इमेज हमारे शब्दों से ही तो बनती है। तुम एक्चुअली जब बोलते हो ना तो बहुत सारे बकवास में कभी एक हीरे जैसी लाइन भी बोल देते हो। दिस वाज सो गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों के लिए आज ब्रिटिश टेलीकॉम से हमारी दोस्त पूनम दुधेजा बजाज कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करेंगी जिन्हें फॉलो करके आप भी एक बढ़िया पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। रौनक, आपको पता है हमें अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? तो पहला होता है, आप जिस भी टॉपिक पे, जिस भी विषय में किसी के सामने अपना मैसेज रखने वाले हैं या उसके बारे में बात करने वाले हैं, कोशिश करो कि आप उसको अपना पूरी लगन से, पूरी प्रतिभा के साथ दिखाएं। जब आपका टैलेंट खुल के आता है तभी लोग आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, रौनक, आपके अंदर क्या टैलेंट है? मेरे में एक्टिंग का टैलेंट है। तो जरूर कोई फेवरेट एक्टर भी होगा। हाँ है, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। और टाइगर श्रॉफ की कौन सी फेवरेट मूवीज हैं आपकी? हीरोपंती, बागी की ऑल पार्ट्स। तो क्या हमें कोई एक डायलॉग सुनने को मिल सकता है? यस। सुनाओ। क्या करूँ यार, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ये कौन सा डायलॉग है? मैंने नहीं सुना क्योंकि मुझे टाइगर श्रॉफ की मूवीज इतनी तो पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और अब हम अगली पॉइंट पे आते हैं। वन मोर। ओके। अभी तुमने स्टार्ट किया है। अरे अभी मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे भी टॉपिक पे बात करनी है आगे। तो बात करते हैं कि हमें अपने टॉपिक को कैसे सिंपल बनाना होता है। जब भी किसी भी टॉपिक पे बात करें, उसको जितना सिंपल कर सके उतना अच्छा है और अपने ही टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करें। जितना ज़रूरी हमें एक दमदार शुरुआत की होती है, उतना ही ज़रूरी हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे दर्शक कौन हैं। अपने ऑडियंस के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक चुनोगे। जैसे अगर हम बच्चों के सामने हैं तो बच्चे कार्टून सुनने में बहुत मज़े लेते हैं, तो इसलिए कोई एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होना चाहिए बच्चों से बात करने के लिए। इसी तरह बाकी ऑडियंस के सामने ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होता रहे। लेकिन आप जब भी कोई विषय चुनेंगे, चाहे वो कितना भी इंटरेस्टिंग हो, उसकी हमेशा पूरी जानकारी रखें, पूरी रिसर्च के साथ जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है। ऐसा कब हो सकता है? जब सामने वाले को आपसे भी ज़्यादा उसी टॉपिक की जानकारी हो। तो इसीलिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार करके जाएं। पूनम का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं हम कि उन्होंने इतने सिंपल और इफेक्टिव टिप्स हम लोगों के साथ शेयर किए। आज थोड़ा रोल रिवर्सल करें क्या? आज मैं एक शेर सुनाऊं? हाँ सुनाओ। तो सुनो ध्यान से। जी। आंखों में तेरी सागर है जैसे। वाह। आंखों में तेरी सागर है जैसे, तेरी खामोशियों में लफ्जों की लहरें उमड़ती हैं। अगर तूने दिल की बात कह दी होती तो शायद वो गहरे ख्वाब डूबे ना होते। क्या 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 बात है, क्या क्या बात। एक शेर में सुनाओ। शुक्रिया। छोटा सा शेर में सुनो। सुना दो। ओह गॉड, केतन आ गया ना बकवास में वापस। लेकिन एक्चुअली बहुत डीप था भाई साहब, बहुत खूब बहुत खूब। शुक्रिया शुक्रिया। वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्पीक अप। मुझे वो जज्बा बहुत अच्छा लगता है। मन की बात को खुल के कह दो,
कम्युनिकेशन, नेगोशिएट करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इन सभी के लिए खुल के बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये कोई रोक पाया है इन्हें आज तक? नहीं ना, कंट्रोल कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत बस। कई बार खामोश रहकर हम अपने मन में रिग्रेट की जगह बना लेते हैं और फिर बाद में हमें लगता है कि काश मैंने वो बात बोल दी होती। हमें बचपन से ये बात सिखानी चाहिए कि सच और सही के लिए बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ऐसी बातों में कई बार कन्फ्रंटेशन भी हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, तो उसके लिए भी एक कला है। प्यार से, तहजीब से, पोलाइटली, नज़ाकत से हम कह सकते हैं आई एम सॉरी लेकिन आप गलत हैं, या फिर माफ़ी चाहती हूँ लेकिन ये जो हो रहा है ना ये गलत है। इतना कह दो तो कम से कम अपने मन की बात बाहर निकलती है। बिल्कुल केतन, किसी के साथ डिसएग्री करने पे भी ना नज़ाकत हो सकती है। हाँ, वरना आपने वो टीवी न्यूज़ चैनल के डिबेट में तो देखा ही है, लोग कैसे एक दूसरे के ऊपर चीखते चिल्लाते हैं, अटैक कर लेते हैं। और ये किस तरह से, मैं चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी सुनिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिल्कुल भरोसा ना करें। जब हम 4 लोगों के बीच अपने आइडियाज और ओपिनियन शेयर करते हैं तो उनका एकदम सच होना और निष्पक्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आप जिस भी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं पहले उस पर जमकर रिसर्च कर लीजिए। व्हाट्सएप के रद्दड़ 2 कौड़िया मैसेजेस पे डिपेंडेंट मत रहिए। जो लोग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं वो हर प्रोफेशन में सुपरस्टार्स बन सकते हैं। उनकी वैल्यू हमेशा दूसरों से ज्यादा ही रहेगी। एक ऐसा राइटर जो हमेशा अपने फैक्ट्स को क्रॉस चेक करता है, जो हमेशा एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन देता है, वो किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया चैनल के लिए एसेट ही रहेगा। और ऐसे लोगों की ज़रूरत केवल जर्नलिज्म ही नहीं, लीगल कंपनीज जहां कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग भी होती है। चाहे आप टीवी पे हो, वेबसाइट या न्यूज़पेपर पे, अगर आप फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप मास्टर ब्लास्टर हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मतलब अच्छा लेखक वही है जो कम शब्दों में अपनी बात या आइडिया कह सके। आज के सोशल मीडिया के जमाने में मंत्र हमेशा होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। सही कहो, संक्षिप्त में कहो। बिल्कुल, और आज के ज़माने में ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की जांच करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स हैं और सभी पहले न्यूज़ देने की रेस में लगे रहते हैं। सबको एक्सक्लूसिव देना है और सबसे पहले देना है। इसीलिए शायद हर स्टोरी या फैक्ट्स को क्रॉस चेक या रीचेक करने का टाइम नहीं रहता। किसी ज़माने में हर न्यूज़पेपर टीम में रिसर्चर, राइटर, एडिटर होते थे जो लिखे गए फैक्ट्स को 2-3 बार चेक करते थे। आज हमारे पास उतना समय नहीं है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। करेक्ट। जो हम लिखते हैं, कहते हैं, उसका असर कई हजार, कई लाख लोगों पर होता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा जो भी कहें, जो भी लिखें, वो 100%, 100% सच हो। और ये तभी मुमकिन है जब एक पूरी टीम मिल के साथ काम करे और सारे फैक्ट्स को अच्छे से चेक करके उन्हें फिर रिलीज करे। इंडिया में मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अभी भी प्रिंट रीडरशिप यानी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए न्यूज़ का फेयर और सही होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हम वातावरण का भी ध्यान रखते हुए रिसाइकल्ड पेपर से न्यूज़पेपर और मैगजीन्स प्रिंट कर सकते हैं और ऑनलाइन और मोबाइल ऐप से न्यूज़ देने में तो सबकी भलाई है ही। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया भी है। यंग राइटर्स और रिपोर्टर्स ने गुड न्यूज की एजेंसी चलानी चाहिए। सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर अजीब अजीब सी खबरें होती हैं, बुरी खबरें होती हैं। जैसे मुझको 1-2 न्यूज याद है कि मतलब न्यूज चैनल शुरू हुआ, जैसी लगाया वैसी शुरू हो गया, देखिए ये एलियन खड़े हुए खेत में भैंस का दूध पी गई, कौन है ये एलियन? अरे मैंने तो एक बार ये भी सुना था, पटरी पर चल रही ट्रेन को टक्कर मारी कॉकरोच ने, ट्रेन हुई ध्वस्त। कौन कॉकरोच है ये, कहाँ से आया है? हल्क होगन है क्या है ये, रॉक है? सोशल मीडिया पे बहुत से नए लोग हैं
जो इंस्पिरेशनल और फील गुड न्यूज़ और स्टोरीज बनाते हैं। नई जनरेशन इसको अगर सीरियसली प्रेजेंट करे तो हम गुड न्यूज़ की एक लहर ला सकते हैं। न्यूज़, फैक्ट्स और ओपिनियंस के बिजनेस का सबसे अच्छा एंगल ये होता है कि इस प्रोफेशन के साथ आप दुनिया बदल सकते हैं। एक तरफ आप अपने ऑडियंस को एजुकेट भी कर सकते हैं और दूसरी ओर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बना सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि जब आप ये नई जनरेशन अपने न्यूज़ चैनल या मीडिया कंपनीज बनाएं तो उसमें 50% लड़कियों को जगह दें, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। साथ ही आप लोग नए जमाने की नई मीडिया बनाएंगे जहां सभी लोग 20 से 23 साल की उम्र तक के होंगे। और इसी टॉपिक पे हम आपको ले चलते हैं आज की ग्राफिक नॉवेल की एडवेंचर स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी में प्रज्ञा और रुखसाना सच को ढूंढने निकल जाती हैं। ये दोनों लड़कियां चाहती हैं कि वो सारी दुनिया को खुलकर बता सकें कि उनकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे वो सच और फैक्ट्स को ढूंढती हैं, अपने फोन पे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करती हैं और सही सवाल पूछने से कभी कतराती नहीं हैं, सीख जाती हैं। जब लड़कियां आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? विश्व सुनता है। हाँ, यह इस बारे में है कि जब लड़कियां बोलती हैं तो दुनिया कैसे सुनती है। प्रज्ञा और रुखसाना दो लड़कियां हैं जो हमेशा अपने आसपास और उनके साथ होने वाली हर चीज के बारे में सवाल पूछती हैं। रुखसाना प्रज्ञा से पूछती है, मुझे 18 साल की उम्र से पहले शादी क्यों करनी चाहिए? और माता पिता को दहेज क्यों देना चाहिए? रुखसाना पूछती है, जंगलों के पेड़ आग क्यों पकड़ रहे हैं? झीलें क्यों सूख रही है? गांव में इतना प्लास्टिक और कचरा क्यों है? हमारी जमीन क्यों सूखी हुई है? लड़कियां बोलना चाहती हैं और दुनिया को उन चुनौतियों के बारे में बताना चाहती हैं जिसका हर दिन वो सामना करती हैं। लेकिन वे ऐसा कैसे कर सकती हैं ये उन्हें नहीं पता है। फिर वे 4 बहादुर युवा महिलाओं से मिलती हैं जो पत्रकार हैं और जो समस्याओं को ढूंढती हैं जहां वे रहती हैं और उनका समाधान खोजती हैं। प्रज्ञा और रुखसाना उनसे सीखते हैं कि कैसे जानकारी को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, कैसे एक कहानी को पहचाना जाए और उस पर काम किया जाए, लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाए, इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए उनके मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कैसे सही सवाल पूछे जाए। वे यह भी सीखती हैं कि सही और पेशेवर तरीके से कैसे कैमरे का इस्तेमाल करें। वे समाचार रिपोर्ट लिखना भी सीखती हैं। लड़कियां अपने वीडियो समाचारों को लिखती हैं और रिकॉर्ड करती हैं, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा होती है। वे न केवल पत्रकारिता में नौकरी पाती हैं, बल्कि कुछ समय बाद वे अपने गांव में अपना अखबार भी शुरू करती हैं, जिससे वे पैसे कमाती हैं और समस्याओं का समाधान भी करती हैं। तो आप आज के बारे में क्या बोलेंगे? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। यह कहानी एक्चुअली खबर लहरिया की रियल कहानी पर आधारित है, जिसकी शुरुआत 2002 में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में एक अखबार के रूप में हुई थी। यह न्यूज़पेपर हिंदी, बुंदेली और अवधी भाषाओं में छपता है। इस समाचार पर रिसर्च, रिपोर्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पूरी तरह से गांव की महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई साहब। हाँ केतन, यू आर राइट। और अब पिछले 4 साल से वो मुख्य रूप से केवल एक वेबसाइट के फॉर्मेट में अवेलेबल है। महिलाएं इसके लिए सभी काम करती हैं, जिसमें वीडियो की शूटिंग और संपादन भी शामिल है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ महिलाओं की खबरों का ही प्रकाशन था, लेकिन आज वे स्थानीय पॉलिटिकल, क्राइम और सोशल एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी कवर करते हैं, सब कुछ एक महिला के नजरिए से। अवार्ड विनिंग मीरा जाटव इसकी एडिटर इन चीफ हैं और शुरू से ही
अखबार के साथ काम करती आ रही हैं। मैं 16 सालों से देश के एकमात्र ग्रामीण महिला न्यूज एजेंसी को चला रही हूँ। हम देश के शोषित इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं और देश की शोषित महिलाओं को, जो ग्रामीण औरतें हैं, उनको प्रोफेशनल पत्रकार बनाते हैं। मैं रोज़ अपने घर से 30-40 किलोमीटर दूर बस, ऑटो और पैदल चलकर अपने नक्सल इलाकों की खबरें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत, रोड की स्थिति, घरेलू हिंसा का केस रिपोर्ट करती हूँ। मैं शिवहर ज़िले के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं दिल्ली में न्यूज़ एडिटर हूँ। मेरे डेस्क पे हर रोज़ रिपोर्टर की तरफ से कई सारी खबरें आती हैं और जिनका चयन हमें यहाँ करना होता है। उनमें से हम 8 खबरें हर रोज़ पब्लिश करते हैं। वो डिसाइड करते हैं हम कि क्या मुद्दा है, क्या क्या खबरें आई हैं, किस तरह की खबर आई है, कौन सा अर्जेंट है और कौन सा हम किस टाइम पब्लिश कर सकते हैं। उसमें कई सारी खबरों में असर भी होता है। गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हुई है, कई गाँव में बिजली की सुविधा मिली है, सड़क बने हैं। तो इस तरह से यूपी और एमपी की जो छोटे छोटे गाँव की खबरें होती हैं, उसे हर महीने हम लगभग 10 लाख लोगों तक पहुँचाते हैं। इस विषय पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विमेन को इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटी देकर ही हम दुनिया और वर्क एनवायरनमेंट्स को फेयर बना सकते हैं। नई जनरेशन्स औरतों को उनका सही हक दिला सकती है, क्योंकि एक औरत जब ऑफिस जाती है या किसी प्रोफेशन में काम करती है तो उसको अपने घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। घर का सारा काम भी वही करती है, बच्चे, बूढ़े, पति और परिवार का ख्याल भी रखती है और साथ ही साथ अपने ऑफिस का काम भी करती है। दूसरे देशों में औरतों के लिए स्पेशल हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर होती है। इंडिया में ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर हम बदलाव ला सकते हैं। दुनिया आप पे कायम है। हाँ, वी आर वेटिंग ऑन यू, वी आर डिपेंडिंग ऑन यू। फेयर प्ले होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में औरत घर और परिवार को सेटअप ही नहीं करती, लेकिन संभालती भी है। लेकिन उसको क्रेडिट देते वक्त ना आदमी के पीछे रखा जाता है। आदमी की ही तरह औरत भी जॉब करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रैवल करती है और साथ ही साथ अपना घर भी चलाती है, और ये कोई छोटा काम नहीं है। इसीलिए ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि कंपनीज और ऑफिसेज ने भी औरतों को थोड़ा क्रेडिट और देना चाहिए और उन्हें पुरुषों के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, रिस्पेक्ट और पैसे भी देने चाहिए। मैं बस इतना चाहूंगा कि औरतों को ना हम उनकी इक्वल राइट्स, इक्वल हक देना सीख जाएं। इसी बात पे कहेंगे कि नारी शक्ति जिंदाबाद, गो गर्ल पावर। जी हाँ, सभी का शुक्रिया एंड सी यू सून। क्या सी यू सून? कहाँ चले? अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। हम आपको रिमाइंडर दिए बिना कैसे जा सकते हैं? आप हमारे सवालों का जवाब हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर दे सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक की है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमारे दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, नंबर, पता देना ना भूलें। पता चला तोरा सामान और कम मिल गया। तो फिलहाल हमको दीजिए इजाजत, आपसे जल्द मुलाकात होगी। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं हूँ काव्यल सिदानी। ओके, बाय बाय बाय। अरे यार, ये क्या तकलीफ है यार। इतना अंधेरा क्यों है भाई? काव्यल, चिल्लाती क्या? क्या कर रहे हो यार? यार अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। सेट को मैस मत करो भाई। आ गई लाइट? ओए 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 ओए, कर दिया ना कचरा। अरे तो मैं क्या करूं, अंधेरे में दिख नहीं रहा था। डरते हो अंधेरे से? नहीं, थोड़ा सा घबराता हूँ बस। 1 मिनट के लिए मुझे तो लगा कि आज शो नहीं होने वाला भाई साहब। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा शो। इस युवा उद्यम कौशल शो में पिछले 11 एपिसोड्स में न सिर्फ दर्शकों ने बट हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। कैसे हम इंटर्नशिप्स यानी सही कार्य अनुभव से अपना भविष्य सुधार सकते हैं, है ना काव्यल? काश हमें स्कूल में रोजमर्रा की छोटी छोटी समस्याओं से निपटना सिखाया गया होता, लेकिन मेरे स्कूल में तो कुछ नहीं था। और
केतन यू सच अ बेबी। अच्छा अब नहीं रोना धोना बंद करो प्लीज। अपना रोना धोना बंद करो। हम सब अपनी अपनी समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार हैं, तो दूसरों पे दोष मत दो। चलिए, इसीलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब युवा मुझसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच में आत्मनिर्भर हैं और जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। DIY शो, मैं हूं आसिफ आलम और मैं क्लास 11 का छात्र हूं और मैं किशनगंज से हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं प्लास्टिक रिसाइकल कंपनी खोलना चाहता हूं, तो इसकी शुरुआती जानकारी मुझे कहां से प्राप्त होगी? हेलो DIY यूथ स्किल शो, मेरा नाम संजना कुमारी है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मैं किशनगंज से हूँ। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पेंटिंग के क्षेत्र में अपना करियर प्लान कर रही हूँ। क्या मैं पेंटर बनके समस्याओं को सुलझाने वाली उद्यमी बन सकती हूँ? हमारे घर के आसपास प्रतिदिन बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है और जिसके लिए हमारे वातावरण में बहुत से बदलाव आ रहे हैं, और इसके लिए हम युवाओं को क्या करनी चाहिए? अगर मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ तो इसके लिए एक बेहतर योजना कैसे बनाऊंगी और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आप बिल्कुल सही कह रही हो काव्यल, मैं तुम्हारी बात वैसे समझ रहा हूँ। हमें किसी की प्रतीक्षा में रहने के बजाय सवाल पूछने और अपने स्वयं के जवाब खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतीक्षा में रहना पतनशील इच्छाधारी सोच है। बिल्कुल। और आसिफ, संजना और सभी युवा जिनके पास एक सरीखे प्रश्न हैं, आप सब हमारे आज के ग्राफिक नॉवल को जरूर पढ़ें। आपके सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे। वैसे स्कूल में हमें पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत बताया तो गया था, और हमने भी हमारे युवा उद्यम कौशल शो के पिछले 11 एपिसोड में बहुत सारे ऐसे उद्यमों पे डिस्कशन भी किया जिसका सीधा असर पर्यावरण पर होता है। यू नो व्हाट, कल ही मैंने एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन यानी हस्तकला प्रदर्शनी से कुछ पारंपरिक डिजाइन किए हुए कपड़े खरीदे। ये देखो, ब्यूटीफुल है ना? वाह वाह, यहाँ क्यों मधुबनी है, क्योंकि ये मेरे सेट की शोभा बढ़ा रही है। हमारे सेट की, सॉरी, हमारे सेट की शोभा बढ़ा रही है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्या पारंपरिक कला और कारीगरी से वातावरण को बचाया जा सकता है? कुछ लोगों को लगता है कि कुछ कलाएं और कारीगरी जो सदियों से हमारे कल्चर में है, उनका आज के जमाने में खास उपयोग नहीं है। वही तो बात है ना, हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे हम ट्रेडिशनल कला और कारीगरी को 21वीं सदी में लाकर उसका उपयोग देखें। बिल्कुल, 100%। अगर हम इन ट्रेडिशनल कल्चर्स की कलाओं में नयापन लाके युवा पीढ़ी को उसकी तरफ आकर्षित करें, तब युवकों की भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। इससे उनको नई चीजें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इससे हमारी आज की जनता का और कलाकारों दोनों का भला हो जाता है भाई। ऐसा ही कुछ रेयर प्लैनेट के रणुदीप साहब भी कर रहे हैं। वो गांव और छोटे शहरों के कारीगरों के साथ काम कर रहे हैं और उनको बड़े मार्केट में अपनी कला दिखाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ, मैं रानोदीप हूँ। मैं एक सामाजिक उद्यमी हूँ। हमने इसे लगभग 5 साल पहले शुरू किया था, जब मैं कॉलेज के पहले वर्ष का छात्र था। मैं अपने देश और अपने कारीगरों के लिए कुछ करना चाहता था। मैंने इन कारीगरों के बीच बहुत गरीबी देखी थी। वे अपने कुशल काम को जानते हैं, लेकिन उनके पास इसे उचित मूल्य पर बेचने का कोई रास्ता नहीं है। और तब मैंने इस रेयर प्लैनेट की पहल शुरू की। इन कारीगरों से बातचीत शुरू की और वास्तव में जाना कि उनकी समस्या क्या है। आज हमारे पास काम करने वाले 78 से अधिक लोग हैं। यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे साथ काम करने वाले 1000 से अधिक लोग हैं। इसलिए कंपनी की अगली योजना है, अब तक यदि आप देखें तो हम केवल विभिन्न प्रकार के तृतीय पक्ष के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हम क्रॉसवर्ड, स्टार मार्क, WH स्मिथ, रिले के माध्यम से बेचते हैं। हमारी उपस्थिति सभी बुक स्टोर और हवाई अड्डों पर है। रेयर प्लैनेट के लिए अगला लक्ष्य हवाई अड्डों के अंदर अपना स्वयं का स्टोर खोलना होगा। इस तरह के विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने के पीछे एकमात्र सपना या विचार है कि विदेशी भीड़ तक पहुंचना, जो यादगार चीज़ें खरीदते हैं। हमारा अगला लक्ष्य देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर पहले अपना स्वयं की दुकान को खोलना है और अगले 10 वर्षों में दुनिया भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हम वह विशिष्ट स्टोर बनना चाहते हैं जो अपने हस्त निर्मित चीज़ें बेचता है। चाहे हम कितने भी आगे बढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रोबोट हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं या स्वचालन में क्या आता है।
लोग अभी भी हाथ से बने उत्पादों को पसंद करते हैं। अगर आपके पास धैर्य है, आप मेहनती हैं, तो आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। आपको एक उद्यमी के रूप में वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी। वाह, ऐसे लोगों को देख के लगता है कि सब ही को अपनी अपनी तरह से ऐसे प्रयास करने चाहिए। सही कहा केतन, लेकिन एक आपत्ति तो है। वो क्या? कुछ लोग ना अभी भी ऐसे हैं जिनको परिवर्तन से लगाव नहीं है। उनकी नजरों में कुछ कलाएं जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए और उनकी जगह ज्यादातर म्यूजियम्स में होनी चाहिए बस। चाहे वो पारंपरिक बुने हुए कालीन हो या कोई नजाकत से बनी हुई पानी की सुराही या कोई जैविक रंगों से उतारी गई वन संरक्षण के मुद्दे को दर्शाती हुई मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स उफ, बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है। सच कहूँ तो मुझे मधुबनी की कला बड़ी ही अच्छी लगती है। इसे सीखने के लिए हम ऐसे गुरुओं के पास जाना पड़ता है जो इसमें बहुत ही गुणवान हैं। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि इस कला को समझने के लिए हमें गुरुओं के पास इंटर्नशिप करनी पड़ती है। सही कहा आपने। सीखने सिखाने की प्रथा जिसे हम आज इंटर्नशिप कहते हैं, वो तो कई सालों से एक्चुअली चली ही आ रही है। तो मधुबनी जैसी कला का आज के जमाने में भी क्या उपयोग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? क्रिएटिविटी और सही सोच से कुछ वक्त पहले पटना की गवर्नमेंट ने इन सदियों पुरानी कलाओं का बहुत बढ़िया प्रयोग किया। मधुबनी और दरभंगा दोनों बिहार से ओरिजिनेट हुई है, इसीलिए गवर्नमेंट ने शहर की काफी दीवारों पर ये दोनों आर्ट फॉर्म्स की पेंटिंग प्रदर्शित की है। उनकी ये सोच है कि इन सुंदर पेंटिंग्स को देख के लोग आसपास गंदगी नहीं फैलाएंगे। इसे कहते हैं ना, ट्रेडिशनल कला को 21वीं सदी में बढ़िया तरीके से फिट करना। तुम देखना तो जरूर चाहोगे कि ये परिवर्तन हुआ कैसे। यस, चलो देखते हैं। बाजू बाजू गोरा कता गेल भांग कजोरा। सबसे पहले दरभंगा से स्टार्ट हुई थी। माता सीता इस पेंटिंग को करती थी। ये पेंटिंग हमारे आस्था से, हमारे धर्म से काफी जुड़ा हुआ है। हमने ये पेंटिंग बनाई लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बच्चों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उससे। बिहार में जो सबसे बड़ी बीमारी थी, जहाँ जाओ, ऑफिस जाओ, किसी पब्लिक प्लेस पर जाओ, वो जो फेंकते थे लोग, उस पर कंट्रोल हुआ। तस्वीर से पहले तो मतलब बहुत गंदा लगता था, पर पेशाब आदमी करते थे दीवार के नजदीक ही। अभी ये चित्र बन जाने से बहुत अच्छा लग रहा है और अभी पेशाब सब कोई नहीं करता। लोग समझ रहे हैं कि हमारी विरासत क्या है। कोई भी सुनता था तो कौन बिहार, वही लालू यादव का बिहार, मगर अब बनी पेंटिंग के नाम से बिहार जाना जाता है सर। ये पेंटिंग अब यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है, ये जापान के ट्रेंड में भी हो रही है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ये काफी फेमस हो चुकी है। डिजाइन थिंकिंग से ये मिथिला पेंटिंग पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, इसमें इतना पावर है। इस आर्ट को कितने सुंदर तरीके से बताया गया है और मन को ये भी खुशी मिलती है कि इतनी सारी महिला कलाकार मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आपने इनका प्रयोग देखा? स्ट्रीट आर्ट का बढ़िया इस्तेमाल किया है इन्होंने। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि शायद मधुबनी और दरभंगा का ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, लेकिन वे इस कला का युवा पे प्रभाव नहीं देख रहे हैं। आपने वो कहावत सुनी होगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। अब मैं चालू करूं? हाँ जी। सॉरी, वैसे एक बात तो है, कला और कारीगरी का प्रभाव हमारे चारों तरफ फैला हुआ है। हमारे देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की कलाएं मिलती हैं और इसी वजह से हमारे देश में ऐसी काफी कंपनीज हैं जो इन चीजों को साथ जोड़कर आगे बढ़ रही हैं। जैसे टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। करेक्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्षेत्र इंडिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से है। कला और कारीगरी को आज की सदी के फैशन के साथ मिला के इसकी नींव बनी। क्या आपको पता है कि कपड़े एक्सपोर्ट करना इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है? हाँ, ये तो मुझे पता है, मेरे हस्बैंड इस इंडस्ट्री में से हैं। और जैसे आपने कहा
ट्रेडिशनल कारीगरी का उपयोग डेली के बिजनेस में हो रहा है। आजकल के फैशन फॉरवर्ड युवक भी ट्रेडिशनल कला का आदर करते हैं और उसे अपने स्टाइल में घोलकर नए ट्रेंड्स बनाते हैं। लेकिन इसी वजह से ना कुछ फास्ट फैशन मशीन प्रभावित हो गया है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे सारे कपड़े एक जैसे ही दिखते हैं? मैं क्या बोलूं, फास्ट फैशन में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स का उपयोग होता है जो जैविक नहीं होते। इस वजह से ये कपड़े ज्यादा दिनों तक टिकते भी नहीं। लेकिन एक एक पीस बेचने में भी काफी रिस्क है ना यार। ये आपत्ति तो जरूर है। बात ऐसी है कि 21वीं सदी में ट्रेडिशनल चीजों की नैतिकता को रखते हुए कुछ नया करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। गिने चुने लोग इस बारीक बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। रॉ मैंगो ब्रांड के फाउंडर संजय गर्ग की गिनती उन लोगों में की जा सकती है। उनकी कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। वो यूपी के एक छोटे से गांव में बड़े हुए। उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता था। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई उन्होंने पूरी की। आज उन्होंने रॉ मैंगो को इंडिया का टॉप फैशन ब्रांड बनाया है जो ट्रेडिशनली सस्टेनेबल है। चलिए जानते हैं संजय जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। कला एक ही चीज को बोला जाता है, डिजाइन, डांस, कारपेंटर, आर्टवर्क, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, रिचुअल्स, परफॉर्मेंस, सबके लिए कला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कला की परिभाषा बहुत समुद्र की तरह है। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी अपनी एक परिभाषा बनाए कि ये कला है क्या। I think what art does to me, it touches very deep inside of you, which could be anger, sorrow, happiness, excitement, or inspiration. जो गांव ने मुझे दिया, मेरा इंस्पिरेशन दिया, मुझे हिंदुस्तान को बेहतर तरीके से समझाया और वो मेरे काम में काफ़ी सहायक है। So I don't really know whether I was only meant to be a textile designer. I would always question. I have to enrich myself, my being, my question of my existence, and I think whatever answer I get through different medium, through my experience, I would like to share through my work. Textile, it could be architect, object, music, smell, anything. सही चीज सही तरीके से करना और उसमें सफल होना बहुत मुश्किल काम है। समाज की कला और कारीगरी की जड़ों का आदर करते हुए ऐसा कदम उठाना जो सही और सस्टेनेबल है, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन संजय जी ने इसे कर दिखाया। उन्होंने ध्यान और समझ के साथ एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो नैतिकता में भी आगे है। एंड नैतिकता इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमने कला, कारीगरी और उसके साथ सस्टेनेबिलिटी की काफी बातें की। हमारे दोस्त समझ ही गए होंगे कि हम इस बातचीत को आगे कहां लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा अनुमान तो मुझे भी है, लेकिन पूरी बात आप ही बता दें प्लीज। हम बिहार की उस जगह की बात कर रहे हैं जहां एक कला पैदा हुई थी और आज उस कला को 21st सेंचुरी 21वीं सदी में लाकर सस्टेनेबल बिजनेस बनाया है। क्या आप लोगों ने गेस कर लिया हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, वो जगह है मधुबनी। आज की हमारी ग्राफिक नॉवेल के टॉपिक से उभर कर आई है। हम कला के इस रूप को आज के वक्त में लाने की एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का मैसेज सबको पहुंचाना जरूरी हो गया है। इस दुनिया को बचाना जरूरी हो गया है और इसके लिए सही काम और गजब कला की जरूरत है। इस बारे में कुछ देखना चाहेंगे? चलिए। गंगा को मैला करने में प्लास्टिक की अहम भूमिका है। हमें कुछ करना होगा। हर कोशिश के पीछे एक प्लान होता है। किसी को तो शुरुआत करनी होगी। पाइपलाइन बिछाने के लिए इस पेड़ को काटना पड़ेगा। ये महज पेड़ नहीं है, हमारे शहर की सांसें है। इसे बचाना होगा। लेकिन क्या करें? वाह,
बहुत सुंदर। लड़कियों ने कर दिखाया। पेड़ पर मधुबनी पेंटिंग। कमाल कर दिया। कौन है ये गुमनाम कलाकार? शायद वो। मधुबनी सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। हमें सभी लोगों को साथ जोड़ना होगा। और प्लास्टिक का क्या करें? उसे रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाना होगा। लेकिन ये सब अकेले नहीं होगा, और लोगों की जरूरत पड़ेगी। बनना चाहते हो बदलाव की सबसे बड़ी कंपनी जो महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाएगी? अब इको पैकेजिंग की है तो अपने आइडिया को दुनिया के सामने रखना होगा। कई बार जीतना जरूरी नहीं होता, इम्पैक्ट जरूरी होता है, उसके प्रभाव जरूरी होते हैं। इसी को इनोवेशन या रचनात्मकता कहते हैं। हमने कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप क्या सोच रहे हैं? आइए और जुड़िए हमारे साथ। प्रकृति का यही तो गोल्डन रूल है। वैसे इस कहानी का टाइटल बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या आपको पता है इस गोल्डन रूल के बारे में? ये रूल सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको पता है। ये रूल कहता है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने आप के साथ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रूल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये रूल हमें सही और गलत की पहचान कराना भी सिखाता है। कभी कभी जब हम दुविधा में होते हैं तो एथिक्स यानी कि आचार विचार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन ये गोल्डन रूल हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है और सही समाधान निकालने के लिए प्रेरित करता है। और ये रूल सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि लाइफ के लिए सही है। ये सारी सीख हमें बताती है कि हमेशा सही कदम उठाने चाहिए, फिर चाहे कितने भी लोग उल्टा बोले। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कर्म की थियरी भी तो इसी रूल पर आधारित है ना? हाँ, लेकिन हम यहाँ सिर्फ कर्म की बात नहीं कर रहे। गोल्डन रूल हमें सिखाता है कि सही राह पर चलने से हमारी कला, कारीगरी और कल्चर का आदर करते हुए हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए जिससे हमारी दुविधाओं का समाधान भी मिल जाए, रोजगार भी बढ़े और हम एक दूसरे में सही परिवर्तन भी ला सके। एक्चुअली काव्यल, परिवर्तन का टाइम आ चुका है। क्या तुम मुझ पे कोई जोक खेलने वाले हो अभी? नहीं, आई एम सीरियस। टाइम आ चुका है कि हम इस शो की गति को जरा और तेज कर दें, क्योंकि वक्त आ चुका है हमारे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है सवालों के सिलसिले का। और आज का सबसे पहला सवाल, द गोल्डन रूल क्या है? दूसरा सवाल, कारीगरी किसे कहते हैं? कारीगरी को 21वीं सदी की ओर लाना क्यों जरूरी है? ऐसा करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? फिर से एक बार पूछता हूँ, ऐसा करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मधुबनी क्या है? किसी जगह का नाम, किसी कला का नाम, या दोनों? पारंपरिक रूप से मधुबनी पेंटिंग्स कौन बनाता आया है और किन विषयों पर? लास्ट क्वेश्चन, आज की कहानी में लेखक का ये कहना है कि मुद्दा प्रभावित करने का है, ना कि जीत हासिल करने का। इसके क्या मायने हुए? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर जरूर भेजें, या फिर अपने फोन पर यस ऐप डाउनलोड करके वहां पर भी आप जवाब दे सकते हैं। और पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्द भेजिए अपने जवाब। अच्छा काव्यल, हम मधुबनी की बात कर रहे थे तो कुछ देर पहले मधुबनी की एक ऐसी कला जो इस गोल्डन रूल पे चलती है। इससे हम ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहे हैं जो महिलाओं के लिए है, जो महिलाओं की तरफ से है, और जो इस उम्दा ट्रेडिशनल कला को और कारीगरी को 21st सेंचुरी में लेकर आती है। और मधुबनी सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि एक सही सस्टेनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस है, जिससे कई समस्याओं का समाधान निकल कर आता है। करेक्ट। और हम अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई आइडिया है तो हमें जरूर बताएं। आप हमें 1 मिनट की अवधि की वीडियो पिच हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आपकी पिच सबसे हटकर हुई, हमारे मन को छू गई, तो हम आपको फोन करेंगे
और जानकारी लेने के लिए। और इतना ही नहीं, हम आपको अपने शो पे भी बुलाना चाहेंगे, तो तैयार हो जाइए। हमें आपकी कहानियां सुनने का, आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। आज हमारी तरफ से बस इतना ही। मैं हूं केतन सिंह, नमस्कार। और मैं काव्या सेदानी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। Hello there. How are you all doing? If you remember, in the last masterclass, we talked about what are the 10 most important attributes that you think, that I think, a fully grown, well-adjusted, well-grounded, admirable adult should have, right? So I'm sure you came up with fabulous qualities, and each person's list will be quite different. So I just wanted to share my list with you. I think the top attributes that every world-conquering teen and therefore every world-conquering adult requires is 1, curiosity, to be curious. What does curiosity mean? You know, in English, curiosity gets a bad rap because it's curiosity killed the cat, as if being curious is a bad thing. But if it's a very human gift, curiosity. If we were not curious people, we would have still been living in caves. Because we are curious, we go exploring things. We say, oh, this is not that good. How can I make it better? How can I make life better for myself? It's curiosity that improves our lives. The other advantage of being curious is that a curious person is never bored. To a curious person, the world is endlessly interesting, endlessly fascinating. The third thing about being curious, the third advantage of being curious, is that you never take somebody else's version of the world and say, yes, that must be true because you're saying it. You say, that's what you say. You are telling me that that person is bad, or that way of doing things is not right, or that religious community is a certain way. But I'm going to use my curiosity to go and explore and find out for myself. And by questioning and being curious is how I make my own way in the world, and I make sense of the world according to me, and I'm not going to be satisfied with the explanations that you give me. So curiosity, very important attribute. What else? I think a Woco teen, a world-conquering teen, should be aware. What does aware mean? You can't just be sitting in a cave all the time. You can't be saying, yeah, I think lots of stuff is happening in the world, but I don't need to know. Awareness is being fully mindful at every given moment of the day, or at least as long as you are awake and alert and not too sleepy and not relaxing. You are always aware. Is somebody walking too close to me? Maybe I should look back. Maybe I should take some steps. Does that alley look too dark? You know, that road, or are there some dogs fighting, or does that person look a little odd? Then I'm going to go in another way. I'm going to find a better lit street to walk in. You know, things like that. So, or is that old person, is he struggling? I think he's trying to get off the pavement, but he's unable to. Maybe I should go help that person. Is that child alone because his or her mum or dad hasn't come to pick her up yet? Is she alone at the bus stop? Maybe I need to go and inquire what's happening. You know, that is awareness, to be aware of the people and things and situations around you at all times. I think that's an important attribute. What else? I think a Woco teen is responsible. Now, this is, you know, this quality is sort of associated with adulthood. Adults are supposed to be responsible people, right? And yet, we see so many adults around us doing irresponsible things. You know, making people angry for no reason at all, saying all kinds of horrible things that will pit one person against another and cause a fight, or not being responsible enough to take care of their families or doing the right thing. So responsible, to be responsible, responsibility, taking responsibility for your own actions. That's the other kind of responsible. I have done something wrong. I'm not going to put it on somebody else now. I will be responsible and say, I am responsible for that action. So I take it upon myself. That is important, responsibility. I think brave, a Woco teen should be brave. Now, what do I mean by bravery or courage? Is that you want to be like a Woco teen should be able to fight off a tiger with his bare hands?
No, we're not talking about that kind of bravery. That kind of bravery is good if you have it, but there are so few opportunities to exercise that kind of bravery that, it's not that important. What is important is bravery and courage in day-to-day life. What kind of courage? The kind of courage that allows you to stand up and speak the truth even though everybody around you is lying. The courage to say, I think you are wrong, or I think this is not right what you're doing because it is disloyal, or the courage to say that you are my friends, but in this one thing I think you're wrong and you shouldn't be able to do it. Or the courage to say, I believe in this and I'm going to defend it and I'm going to stand by it no matter what you think about it. That kind of courage. The courage to stand at a red light when the light is red and not go through even though everybody around you is going through. You say, no, I am a law-abiding person. I will not go past this red light. The courage to pick up litter from your street even though everyone says, why are you picking up? We're paying tax to the government to do it. There are sweepers to do it. There are people to do it. Why should you pick it up? Haha, this man is crazy. This boy is crazy. This girl is crazy. But you say, I think as a citizen of this country, it's my responsibility to keep my street clean, so I will pick it up. That kind of courage. I think a Vokotin has to be loyal. Loyal to the causes he or she believes in. Loyal to his friends. Loyal to his employers. Loyal to his school. Loyal to his country. Loyal to his family. So loyalty is a very important attribute and is highly appreciated in adults. Okay, not that just because I'm talking to a different set of people who think, this is all very stupid, this government is stupid, I will also agree with them. No, if you think that this whatever government or person or whoever it is right and doing well, and because you are part of this country, you will say, well, they're an elected government and this is what they do. They may have their faults, but I'm not going to just agree with you just because I'm standing with you. So loyalty. What else? Open-mindedness. Hugely important attribute. To say that yes, I believe these things, but my mind is also open enough to receive new data, and if required, I could change my stance a little because I am only a teenager right now. How much of the world have I seen? I cannot have all the information available to me right now. So as I grow and new information comes into my head, I will process that information. I will look at it from all angles, and maybe my original stance I will change because of this new data that has come in. I'm not going to say this is my opinion, I'm going to stick by it no matter what, right? And curiosity helps this happen. When you're curious and you explore and new stuff comes in and your mind is open enough to receive this information, that really works in your favor. Somebody said, I can't remember who, that minds are like parachutes. They only function when they're open. And that's what I hope that all you Vokotins will be open-minded to receive new information.